नमस्कार मित्रों, सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है दिशा कॉम्पिटिशन क्लासेज ऑनलाइन क्लासेज में। हम लोग पढ़ रहे थे प्रवक्ता भर्ती परीक्षा के परिप्रेक्ष्य में राजनीति विज्ञान विषय को। और उसी में अगर देखें तो जो यूपी टीजीटी में कह सकते हैं कि जो देसी विचारक हैं उनमें जो हमारी एक श्रृंखला में जो अगली कड़ी आती है वो है महात्मा गांधी जी। आज हम लोग देखेंगे महात्मा गांधी जी के दर्शन के विषय में, उनकी विचारधारा के विषय में व उनके उपाधि के विषय में। चलिए हम प्रश्नों की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न ये है कि मेरा झुकाव राजनीति की ओर नहीं धर्म की ओर, यह कथन किसका है? तो यह कथन गांधी जी का है, आपको ध्यान रखना है। यह कथन सन 1929 में उन्होंने अरुणडेल को लिखा था और उनका ये मानना था कि सामान्यतः वो एक आध्यात्मिक संत की श्रेणी में आते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखना है हमें। अगला प्रश्न ये बताया गया है कि गांधी जी कानून पढ़ने के लिए विदेश कब गए थे? तो भैया ये 1888 ईस्वी में विदेश पढ़ने गए थे। चलिए हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं गांधी जी के विषय में। तो आपको ये तो ज्ञात ही है कि मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को काठियावाड़ के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। और इनके जो दादाजी थे वो उत्तम चंद्र गांधी जी थे और इनके बचपन का नाम मोनिया था। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि इनके जो पिताजी थे वो पोरबंदर राज्य में दीवान थे तथा वो सदाचारिता निष्पक्षता की एक बहुत बड़ी धाक थी उनकी पोरबंदर में। इसके साथ साथ कह सकते हैं कि मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद 1888 ईस्वी में कानून पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। उसके बाद में गांधी जी सन 1891 ईस्वी में लंदन से लौटे और उन्होंने वकालत प्रारंभ कर दी। काठियावाड़ तथा बम्बई में थोड़े दिनों तक वकालत करने के बाद एक घाट गुजराती मुसलमान की ओर से मुकदमे की पैरवी करने दक्षिण अफ्रीका चले गए। उसके बाद में क्या होता है कि दक्षिण अफ्रीका में काले गोरे के भेद और अपने देशवासियों की दयनीय दशा को देखकर उन्हें तीव्र आघात पहुंचता है और यहीं से उनका सार्वजनिक जीवन प्रारंभ हो जाता है। 1906 की बात करते हैं तो भैया तो दक्षिण अफ्रीका सरकार के एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के विरुद्ध उन्होंने सफलतापूर्वक सत्याग्रह किया था दक्षिण अफ्रीका में। इस प्रकार उन्होंने सफलता प्राप्त की थी। और अगर देखते हैं तो उन्होंने जो गांधी जी थे वो 1914 ईस्वी में भारतीय राजनीति में इन्होंने प्रवेश किया था। आगे बढ़ेंगे हम लोग, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहा गया है। गांधी जी ने अफ्रीका में सफल सत्याग्रह कब किया? तो भैया इन्होंने 1906 में किया। अभी इसकी बात हुई थी, एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के माध्यम से इन्होंने सफल सत्याग्रह किया। आगे हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न बताया गया है कि गांधी जी को राजद्रोह में सजा कब दी गई थी? तो भैया 1922 में दी गई। देखिए आपको ध्यान रखना है, अगर बात करते हैं तो ये माना जाता है कि महात्मा गांधी जी 1918 में जो ब्रिटिश सरकार द्वारा लॉर्ड एक्ट आया था दमनकारी कानून को पास किए जाने और अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड की कह सकते हैं कि एक घटना जो थी वो गांधी जी के लिए मरमाहत थी। इस प्रकार से उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया था। और इसमें यह माना जाता है कि जो गांधी जी का आंदोलन था उसमें ये कहा जा सकता है कि जो असहयोग आंदोलन था वो तीव्रता से चल रहा था और इसमें गांधी जी ने एक वर्ष में स्वराज प्राप्त की कल्पना जो है वो चरितार्थवाद ही प्रस्तुत की थी। परंतु 4 फरवरी 1922 को चौरी का चौरा कांड से दुखी होकर महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को कह सकते हैं कि इस आंदोलन को उन्हें समाप्त कर दिया था। और 4 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। और राजद्रोह में क्या होता है कि उन्हें 7 वर्ष की सज़ा सुनाई जाती है, परंतु जेल में उनका स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण उन्हें 5 फरवरी 1924 ईस्वी में जेल से मुक्त कर दिया जाता है। जी आगे वही बात बताई गई है कि 1924 में जेल से छूटने के बाद कितने दिन का अनशन गांधी जी ने प्रारंभ किया? तो 21 दिन का। आपको ध्यान रखना है कि जब ये जेल से छूट जाते हैं असहयोग आंदोलन स्थगित हो जाने के साथ ही हिंदू मुस्लिम जो दंगे थे वो बहुत व्यापक कह सकते हैं कि बहुत तीव्रता से उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे बहुत से लोग इसमें मारे जाते हैं। तो जैसे ही गांधी जी जेल से छूटते हैं इसी दंगे को समाप्त करने के लिए वो 1924 के आसपास क्या होता है कि 21 दिन का अनशन प्रारंभ कर देते हैं। और इसी समय होता क्या है कि 1924 में वो बेलगांव कर्नाटक में कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न ये बताया गया है। जी अगले प्रश्न के विषय में कहा जा रहा है कि आगे आने वाली पीढ़ियां शायद ही विश्वास कर सकें कि उन जैसा हाड़ मास का पुतला कभी इस भूमि पर पैदा हुआ था। तो यह कथन किसका है? आपको ध्यान रखना है। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो महात्मा जी हैं जो राष्ट्रपिता हैं उनके विषय में यह कथन कहा था। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये बताया गया है कि गांधी जी ने आध्यात्मिक ग्रंथों की पुस्तक किसे कहा? तो आपको भैया ध्यान रखना है, गांधी जी ने श्रीमद् भगवद गीता को आध्यात्मिक ग्रंथों की पुस्तक कहा है। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि जो अगला प्रश्न ये बताया गया है जी, किस पुस्तक का अनुवाद गांधी जी ने गुजराती में किया था? तो भैया जो अनटू दिस लास्ट थी, आपको ध्यान रखना है कि जॉन रस्किन की जो पुस्तक थी अनटू दिस लास्ट, इसका गांधी जी ने गुजराती में अनुवाद किया था। और इसका जो शीर्षक था भैया वो था सर्वोदय शीर्षक। इसमें अगर देखा जाए तो प्रमुख रूप से गांधी जी ने एक विशेष धारणा यहाँ पर प्रचलित की थी जो लोगों के हृदय में बस गई। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं कि किस अराजकतावादी का प्रभाव गांधी जी पर पड़ा? तो आपको ध्यान रखना है कि जो हेनरी डोबिल थोरे थे इनका विशेष प्रभाव गांधी जी पर पड़ता है। आगे हम लोग देखते हैं भैया, आगे बढ़ेंगे। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो भैया गांधी जी जो हैं वो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक माने जाते हैं। इसके साथ साथ अन्य पुस्तकों की बात करते हैं
तो इन सत्य के साथ मेरे प्रयोग ये इनकी आत्मकथा है। शांति और युद्ध में अहिंसा, नैतिक धर्म, सत्याग्रह, सत्य ही ईश्वर है, सर्वोदय, सांप्रदायिक एकता, अस्पृश्यता निवारण। दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्र भी निकाला। भारत में यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हरिजन सेवक संघ, हरिजन बंधु आदि पत्रों का कह सकते हैं कि संपादन किया था। और 1969 में गांधी शताब्दी वर्ष कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार के प्रकाशन विभाग द्वारा गांधी जी के सभी लेखों और भाषणों के प्रमाणित संग्रह कई खंडों में प्रकाशित किए गए हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में बताया गया है कि गांधीवादी जो विचारधारा थी उसमें सर्वाधिक महत्व किसे दिया गया है। तो भैया आपको ध्यान रखना है कि गांधीवादी विचारधारा में सर्वाधिक महत्व किसे दिया गया है, अहिंसा को दिया गया है। गांधी जी के जो कह सकते हैं दो हथियार माने जाते हैं वो सत्य और अहिंसा ही माने जाते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न बताया गया है कि मानव जीवन की महानतम शक्ति क्या है। तो आपको ध्यान रखना कि जो अहिंसा है वो मानव जीवन की महानतम शक्ति मानी जाती है। गांधी जी का ये मानना था कि इनका जो आध्यात्म था वो सत्य अहिंसा पर ही आधारित था और मूलतः गांधी जी जो थे वो धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। जीवन में धर्म का निर्वाह किया है इन्होंने और उसी आधार पर भारतीय परंपरा के एक महान संत भी कहे जा सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न ये बताया गया है भैया कि अहिंसा की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो आपको ध्यान रखना है भैया कि जो अहिंसा की अवस्थाएं मानी जाती हैं वो 3 अवस्थाएं मानी जाती हैं। सबसे पहली जो इसमें वो अवस्था बताई गई है, नंबर 1 की जो अवस्था कह सकते हैं कि जो अहिंसा है वो मानवीय जीवन की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति मानी जाती है। इसके साथ साथ इसमें यह भी बताया गया है कि अहिंसा हिंसा की तुलना में अधिक प्रभावकारी है, अहिंसा ही की सफलता सुनिश्चित है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न ये बताया गया है कि समान रूप से सत्याग्रही के कितने गुण बताए गए हैं, अर्थात जो गांधी जी के कह सकते हैं कि सत्याग्रह की बात प्रस्तुत की गई है तो उसमें कितने गुण बताए गए हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि गांधी जी का जो सत्याग्रह था इसमें 11 गुण बताए गए हैं। इसके साथ अगर हम बात करते हैं तो जो हिंद स्वराज पुस्तक है इसमें इनके 11 गुण बताए गए हैं। जैसे इसमें अगर बात करें तो अहिंसा है, सत्य है, आस्तेय है, ब्रह्मचर्य है, अपरिग्रह है, शारीरिक श्रम है, अस्वाद है, निर्भयता है, आदि सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखना है, स्वदेशी तथा अस्पृश्यता निवारण है। ये भैया सत्याग्रही के गुण बताए गए हैं। आगे अगर हम बात करते हैं सत्याग्रह के विभिन्न रूप क्या हैं तो भैया को ध्यान रखना है। असहयोग आंदोलन है जो कह सकते हैं कि 1919-1920 प्रारंभ होता है। सैन्य विज्ञान आंदोलन है जो 1930 के आसपास प्रारंभ होता है। हिजरत या प्रवचन है, ये सत्याग्रह का ही एक रूप है। 1918 में बारडोली और 1939 में विठलगढ़ व लिम्बड़ी की जनता को गांधी जी के द्वारा हिजरत का सुझाव दिया गया था। इसके साथ साथ अनशन है जिसका आजकल लोग बहुत गलत प्रयोग कर रहे हैं अपनी मांगे मनवाने के लिए, और हड़ताल भी गांधी जी का सत्याग्रह का ही एक रूप है। आगे देखते हैं जी, आगे अगली जो बात बताई गई है कि सत्याग्रह का मूल्यांकन अगर हम करते हैं तो सत्याग्रह की जो अहिंसा की धारणा के अनुकूल नहीं है। अधिकतर विद्वानों का यही मानना है सत्याग्रह का प्रयोग सभी परिस्थितियों में संभव नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में या आक्रमण के प्रतिरोध में सत्याग्रह का प्रयोग संभव नहीं है। अहिंसक साधनों से सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन आना अत्यधिक कठिन है। आगे हम देखते हैं भैया, अगला जो प्रश्न बताया गया है कि गांधी जी के अनुसार राज्य क्या है। तो आपको ध्यान रखना है कि गांधी जी के अनुसार जो राज्य है वो क्या है, एक हिंसा मूलक संगठन है। इस कारण भी उनके द्वारा राज्य का विरोध किया जाना स्वाभाविक है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या बताया गया है। अगला प्रश्न ये बताया गया है भैया, ध्यान रखेंगे कि गांधी जी के अनुसार राज्य की प्रमुख विशेषता क्या है। तो भैया आपको ध्यान रखना है कि इनकी प्रमुख विशेषता मानी जाती है कि अहिंसात्मक जो समाज है वो गांधी जी के राज्य की सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है। इसके साथ साथ जैसे इसमें शासन का रूप लोकतांत्रिक होना चाहिए, विकेंद्रीकृत सत्ता होनी चाहिए, गांधी जी का ये भी मानना है। आर्थिक क्षेत्र में भी विकेंद्रीकरण होना चाहिए, नागरिक अधिकारों पर आधारित होनी चाहिए और निजी संपत्ति का अस्तित्व होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के लिए श्रम अनिवार्य होना चाहिए। वर्ण व्यवस्था, इनका मानना है कि वर्ण व्यवस्था भी आधारित होनी चाहिए। अस्पृश्यता का अंत की बात की है, धर्मनिरपेक्ष राज्य समाज की बात की है, गौवध निषेध कहा है इन्होंने, मद्य निषेध कहा है और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के बाद भी गांधी जी ने प्रस्तुत की। इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शांतिप्रिय अर्थात वसुधैव कुटुंबकम की जो धारणा है वो गांधी जी उसमें विश्वास रखते हैं। आगे देखते हैं भैया, अगले प्रश्न में बताया गया है कि जो गांधी जी की अर्थव्यवस्था के कितने बिंदु बताए गए हैं। तो ध्यान रखना है इनके 5 बिंदु बताए गए हैं। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो गांधी जी ने औद्योगिकरण का तीव्रता से विरोध किया है और कुटीर उद्योग धंधों का ये समर्थन करते हैं। जो हमारे ये निर्देशक तत्व हैं यानी कि धारा जो कह सकते हैं 43 में कुटीर उद्योग का वर्णन किया गया है। इसके साथ साथ व्यक्तिगत संपत्ति और प्रन्यास धारणा, प्रन्यास का मतलब है ट्रस्टीशिप यानी कि जिस वस्तु का आप प्रयोग कर चुके हैं उसका आपके पास कोई यूज नहीं है तो उस वस्तु को ऐसे व्यक्ति को दे दीजिए जिसका आप प्रयोग कर सकें। इसके साथ साथ इसमें जैसे बात की गई है अपरिग्रह का सिद्धांत यानी कि आय से अधिक संपत्ति नहीं रखनी चाहिए और वर्ग सहयोग धारणा, यह बात भी गांधी जी के द्वारा प्रस्तुत की गई है। आगे हम देखते हैं भैया गांधी जी की जो सामान्यतः, अगला प्रश्न देखेंगे
बुनियादी शिक्षा में योगदान दिया है, तो आपको ध्यान रखना है कि गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा में विशेष योगदान दिया है और साथ संबंध का सिद्धांत भी प्रतिपादित किया है। इसके साथ साथ गांधी जी की जो बुनियादी शिक्षा है उसमें यह माना गया है कि शिक्षा के अंतर्गत प्रत्येक विद्यार्थी को मूल रूप से कोई ना कोई दस्तकारी सिखाई जानी चाहिए और सब विषयों की शिक्षा उस दस्तकारी के द्वारा दी जानी चाहिए, जिसे सह संबंध का सिद्धांत कहा गया है। शिक्षा का जो माध्यम हो मातृभाषा हो, शिक्षा स्वावलंबी हो, अर्थात विद्यार्थी जिस दस्तकारी के आधार पर शिक्षा प्राप्त करते हैं उस दस्तकारी से विद्यार्थी जीवन में और उसके बाद भी अपना भरण पोषण कर सकें। आगे देखते हैं भैया, अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे कि गांधी जी व मार्क्स में क्या समानता बताई गई है। तो गांधी जी का जो दर्शन है वो कह सकते हैं कि सामान्य रूप से मार्क्स से मिलता जुलता दर्शन है और गांधी जी की यदि हम हिंसा को समानता निकाल दें तो वो साम्यवादी ही माने जाएंगे। तो अगर देखें तो सामाजिक अन्याय का दोनों ने विरोध किया है, अर्थात मार्क्स भी सामाजिक अन्याय का विरोध करता है और जो राष्ट्रपिता हमारे हैं वो भी सामाजिक अन्याय का विरोध करते हैं। इसके साथ साथ अंतिम लक्ष्य और राजहीन व वर्गहीन समाज की भी कल्पना प्रस्तुत की है। पीड़ित पक्ष का इन्होंने समर्थन किया है, मानवतावादी दर्शन प्रस्तुत किया है, श्रम के लिए आग्रह किया है, अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात दोनों दार्शनिकों ने रखी है। अब अगर देखें इनमें क्या कह सकते हैं कि इन दोनों में क्या विषमता आती है, तो विषमता की बात करें तो दार्शनिक आधार की दृष्टि से भेद है। अगर देखा जाए तो दोनों विचारधारा एक दूसरे से भिन्न है। मार्क्सवादी भौतिकवादी जबकि गांधीवाद एक नैतिक सिद्धांत है। साधन और साध्य के मध्य जो अंतर है वो भी अगर देखें तो स्पष्ट है। पद्धति का भेद है, गांधीवाद और मार्क्सवाद में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भेद पद्धति का है। मार्क्सवाद अपने वांछित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हिंसा के प्रयोग को नितांत आवश्यक मानता है। इसके विपरीत गांधी जी का न केवल प्रथम वर्ण अंतिम आधार ही हिंसा है। ईश्वर और धर्म के संबंध में भी उनका भेद किया गया है। जैसे मार्क्स ने कह दिया है कि धर्म जनता के लिए अफीम है, ढोंग है, वहीं गांधी जी अगर देखें तो एक धार्मिक पुरुष थे। इसके साथ साथ वर्गों के पारस्परिक संबंध के विषय में भी भेद प्रस्तुत किया गया है, व्यक्तिगत संपत्ति के विषय में भी भेद प्रस्तुत किया गया है, लोकतंत्र के संबंध में भी दोनों में भेद है, मानव की स्थिति और संबंध में भी भेद बताया गया है और केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण का भी भेद प्रस्तुत किया गया है। तो ये हमने देखा कि गांधी जी और मार्क्स में क्या समानता प्रस्तुत की है। अब हम देखते हैं कि गांधी जी की सामान्यतः प्रत्यालोचना या समालोचना की बात करें तो गांधी जी में मौलिकता का अभाव है, अधिकतर विद्वान मानते हैं। जैसे सामान्यतः एक स्थान पर लिखा भी है कि गांधीवाद नई बोतलों में पुरानी शराब है। गांधीवाद एक काल्पनिक और भावात्मक दर्शन अधिकतर विद्वानों का यही मानना है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो सामान्यतः यह भी माना जाता है अधिकतर विद्वानों के द्वारा कि प्रतिरोध की जो गांधीवादी पद्धति है वह उपहासजनक है। गांधीवादी दर्शन पूंजीपतियों का सहायक है। धर्म और राजनीति का मिश्रण अनुचित है। गांधीवादी जनमत का सिद्धांत स्पष्ट नहीं है और गांधीवादी दर्शन विरोधाभासों से परिपूर्ण माना जाता है। अगर हम बात करते हैं गांधी जी की देन तो सामान्यतः यह माना जाता है कि गांधी जी समस्त राजनीति धर्म पर आधारित थी। उन्होंने राजनीति को वर्तमान की कूटनीति से ऊंचा उठाकर नैतिकता के उच्च स्तर पर पहुंचाया और सार्वजनिक तथा राजनीतिक जीवन में भी सेठ रच की प्राथमिक नैतिक साधनों का ही उन्होंने प्रयोग किया। अगर देखते हैं भैया तो गांधी जी के विषय में ये कहा जाता है कि उन्होंने राजनीति को एक नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया, जिसमें मानवतावादी नैतिकता इत्यादि बिंदुओं को उन्होंने समावेश कर दिया। तो आज हम लोगों ने देखा गांधी दर्शन के विषय में, गांधीवाद के विषय में उनकी धारणा क्या थी, इन समस्त बिंदुओं की हमने चर्चा की। अगला जो हमारा वीडियो आएगा गांधी जी से संबंधित किया जाएगा, तो उसमें हम लोग अध्ययन करेंगे गांधी जी ने भारत की स्वतंत्रता में या जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन था उसमें उन्होंने अपना क्या योगदान दिया है। तो हम अगले वीडियो में देखेंगे कि जो गांधी दर्शन है या जो गांधी जी थे उन्होंने हमारा जो कह सकते हैं हमें जो आज़ादी दिलाई है उसमें उनका क्या योगदान रहा है, उन समस्त बिंदुओं की जो चर्चा करेंगे हम अपने दूसरे वीडियो में करने वाले हैं। तो भैया अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो भी आपके साथी यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं प्रवक्ता से संबंधित तो उनको आप इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।